हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल से बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज हमारी जीके की जो ये पहली क्लास है और यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जितने भी कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, सारे कंटेंट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए जा रहे हैं। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के पास इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जब उठाकर देखेंगे तो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें। और डेली 11:30 बजे दोस्तों करंट अफेयर की क्लास होती है, आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। 11:30 बजे डेली जो है उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से जो है लगभग 7 से 8 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर जवाब करें। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? काफ़ी साथियों का यहाँ पर जवाब आना प्रारंभ हो गया है। सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, आगरा, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग जवाब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो है कहाँ पर करवाया था? चलिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर छाप दीजिए। चलिएगा सभी साथी यहाँ पर जवाब दें। बिल्कुल कश्मीर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा जो है शालीमार बाग का निर्माण जो है कश्मीर में करवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 15, 25, 22, 30। जवाब करें कमेंट बॉक्स में। आप लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है। और अगर मूल रूप से यानी मूल संविधान में कुल कितने भाग थे अगर देखा जाए तो 22 भाग थे। लेकिन यदि आपसे पूछे वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं, तब आप जवाब करेंगे कि 25 भाग हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था? चलिए आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। 5 सेकंड का समय आपके पास है, जवाब करें। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो है वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टार लगाएं। आंसर करें फटाफट हमारे सभी प्यारे साथी। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब करें। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? चलिएगा बताएं आप लोग, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया, सैन सैल्वाडोर, क्विटो, काराकस। फटाफट आप लोग आंसर करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं।
चलिएगा दोस्तों, याद रखें वेनेजुएला की राजधानी जो है क्या है, कराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखें, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम का, रेडियम का, बिस्मिथ का, थोरियम का, बताएं। चलिएगा फटाफट आंसर करें आप लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? दोस्तों देखा जाए तो थोरियम का भंडार जो है भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, ये क्या है, एक रेडियोधर्मी धातु है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, बरेली घराना। जवाब करें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो लखनऊ घराना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम अयोध्या पर शासन किया था, किसकी राजधानी थी? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, कौशल की। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें। अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? दोस्तों याद रखिएगा कौशल की। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, औरंगाबाद, निज़ामाबाद। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलें। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप लोग पूरी क्लास में बने रहिएगा। चलिए भाई फटाफट आंसर करिएगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो नौसारी जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, फिर कौन कौन से शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? जो महत्वपूर्ण शहर है, नासिक हो गया, औरंगाबाद, निज़ामाबाद। ठीक है, यानी ये जो तीनों ऑप्शन आपके हैं, नासिक, औरंगाबाद, निज़ामाबाद, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? चलिएगा जवाब करें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। चलिएगा जवाब करिएगा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह क्या थे अगर देखा जाए तो इनका जो मूल नाम था दोस्तों जरनैल सिंह था। ये एक जो है भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है 1982 से 1987, ध्यान रखिएगा 1982 से 1987 तक के इन्होंने अपना जो है कार्यकाल जो है निभाया है। ठीक है, 1982 से 87 तक, और ये सिख थे। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। फटाफट आंसर छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान था क्या था? अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार। जवाब करें कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे साथी। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और
प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाब करें। टका जो है किस देश की मुद्रा है? चलिएगा, तो दोस्तों याद रखें, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है अगर पूछा जाए तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखें, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? फटाफट आप लोग जवाब कर दें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब करें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, सभी साथी जुड़ जाएं, जो भी साथी नए हैं चैनल पर, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। आपको देखिएगा जीके, करंट और हिंदी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है अगर आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नगदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। विमुद्रीकरण को जो है और किस नाम से जानते हैं? सभी प्यारे साथी जवाब दें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी प्यारे साथी जवाब करें। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उन्नाव, सिकंदरा, एटा, रामपुर। 5 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट आंसर करें सभी प्यारे साथी। चलिएगा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत शानदार तरीके से जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पर, सिकंदरा, विकल्प बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, मथुरा निम्नलिखित में से किसी की जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग किसकी, ठीक है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए भाई, जवाब दे दीजिए आप लोग। बहुत शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताएं आप लोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से करी थी? तो एनी बेसेंट के सहयोग से। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में जवाब कर दें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुड़का बॉल, चरकुला, कजरी, रसिया। सभी प्यारे साथी जवाब करें कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, यहाँ पर भाई जवाब गलत आ रहा है कुछ लोगों का, तो ध्यान रखें, हुड़का बैल, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुड़का बॉल जो है ये जो है एक प्रकार का नृत्य है जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, सभी दोस्त बताएं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है कौन सा है? नीम, अशोक, बांस, बरगद।
सभी प्यारे साथी बताएं। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करें। दोस्तों याद रखिएगा एक प्रश्न और, उत्तर प्रदेश दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश का जो राज्य की वृक्ष है वो कौन सा है? वो है आपका अशोक। ठीक है, याद रखिएगा अशोक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएं। भदोही जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए, चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, चिकनकारी के लिए। छाप दीजिए भाई अपना अपना आंसर जो है छाप दीजिए। भदोही जो है किस लिए फेमस है? चलिए भाई, कुछ लोग जवाब कर रहे हैं साड़ी बुनाई के लिए, जी गलत जवाब है आपका कालीन बुनाई के लिए। याद रखें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है, कालीन बुनाई के लिए। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम? जी नहीं। क्या इंस्टाग्राम पर नौकरी ढूंढी जाती है? नहीं। फेसबुक पर ढूंढी जाती है? नहीं। स्नैपचैट पर ढूंढी जाती है? नहीं। लिंक्डइन ऐसी एक सेवा है जिसके द्वारा जो है नौकरी तलाश सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन। अगला प्रश्न देखें। सुरहा ताल पक्षी विहार के बारे में प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी सीधा सीधा प्रश्न है, सुरहा ताल पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। गोंडा, बलिया, संत कबीर नगर, एटा। जवाब करिएगा सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? याद रखें दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बलिया में स्थित है। पहला दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मुख्यालय पूछता है कि कहाँ पर स्थित है और डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO का मुख्यालय पूछता है कि कहाँ पर स्थित है। चलिए, ब्रुसेल्स में, पेरिस में, जिनेवा में, मंगोलिया में। दोस्तों याद रखें स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। जो भी साथी सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है पेपर में। सर्च करके खोज करके बताइएगा। किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? चलिएगा जवाब करिएगा। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दोस्तों शहरीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर में, नूनमती में, रायपुर में या डिगबोई में? बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा। चलिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को, बहुत महत्वपूर्ण है, का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? कुल्ह दोस्तों क्या है? ये एक प्रकार की जो है सिंचाई प्रणाली है। ठीक है, और ये 400 वर्ष पहले शुरू की गई थी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखें हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कुल्ह जो है एक प्रकार की क्या है? ये सिंचाई का जो है एक प्रकार की प्रणाली है। ठीक है, सिंचाई करने की। अगला प्रश्न देखें। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुमार संभवम किसकी है? महाकवि कालिदास की। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, विकल्प आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें।
विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस जवाब दें कमेंट बॉक्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून, 5 जून। हमने आपसे पूछा था 7 अप्रैल को जो है, तो आप लोग बताइएगा क्या मनाया जाता है। चलिएगा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को, याद रखिएगा दोस्तों, 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? आंसर करें आप लोग। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद जो है वो है आपका भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के यानी बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। इन पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी सीधा सीधा प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं ये किस राज्य में स्थित है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए, जवाब करें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों याद रखें, बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। विकल्प आपका सेकंड करेक्ट है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी कल्चर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है, ठीक है। आप लोग याद कर सकते हैं अंगूर कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। आपको पता होगा, यही तो होता है अंगूर, इसी तरीके से अंगूर होता है। और ये जो है आप लोग विटी मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, गोल गोल सा होता है विटी, ठीक है। तो विटीकल्चर कहलाता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सोनपुर पशु मेला बताएं कहाँ पर भाई लगता है? सीधा प्रश्न है। सोनपुर पशु मेला सिक्किम में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये जो है बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? चलिएगा, जवाब दे दीजिए आप लोग। किस जल डमरू मध्य के द्वारा जो है श्रीलंका और भारत अलग होता है? बताइएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। जैसे ये अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका है, तो यहाँ पर ये पूछता है कि ये जो है किन जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। याद रखेंगे, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जवाब दे सकते हैं आप लोग फटाफट। चलिएगा दोस्तों, याद रखें, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय के, प्रश्न करता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? खारे पानी की झील जो है दोस्तों कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखें आप लोग। तो बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा बताइएगा। तो ये है आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? बताएं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसके द्वारा संस्कृत में करी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान रखें। कई बार और कई परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? तो हरिसेन के द्वारा करी गई है संस्कृत में, ठीक है। हरिसेन यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला शय होगा, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हरिसेन के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बताएं।
निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहला यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, और इन्हें जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। सभी प्यारे साथी छाप दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दें। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखें, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? स्टार लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, अगर हमारी क्लास में आप लोग पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको जीके जीएस पोर्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप लोग सिर्फ इतने ही प्रैक्टिस कर लेते हैं जितने हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, क्यों जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसलिए जो है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने थोड़ी देर आपको पहले बताया था, संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। अच्छा, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिर्ज़ापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डबल स्टार लगाएं, पेपर में पूछा जा सकता है। दोस्तों लोथल जो है कहाँ पर? ये है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में यदि आपसे पूछा जाए कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं तो दोस्तों याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब जो है आप लोग जवाब करेंगे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? दोस्तों 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, 23 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब दे दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे साथी। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? याद रखें 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन जो है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दे दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? चलिए दोस्तों याद रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है कब घटित हुई? इस प्रश्न का आप लोग जवाब करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है कब घटित हुई? चलिएगा 5 सेकंड का समय आपके पास है, कमेंट बॉक्स में आंसर अपना छाप दीजिए। चलिए फटाफट आंसर छापिएगा। दोस्तों याद रखें, जलियांवाला बाग ये घटना जब घटी थी 13 अप्रैल
1919 को, याद रखें 13 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है पेपर के लिए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग करेंगे। डेली जो है मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, पूरे 50 प्रश्नों में लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, आप लोग बताएं। इस प्रश्न का जवाब जो भी साथी पहले करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, आपको ये क्लास अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। क्योंकि इस क्लास के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्वेश्चन को इकट्ठा किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में, उन्हीं सारे प्रश्नों को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए आपका अगर सहयोग बना रहेगा तभी ये क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को पूरा कंसाइज करने में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। कोई भी पैसा यहाँ पर दोस्तों आपसे नहीं लिया जा रहा है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मैं भी कर सकता था कि अदर चैनल जो भी हैं उनकी तरह मैं भी कर सकता था कि कुछ चार्ज लगा दूं, कुछ पैसे ले लूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। बस आप सभी के लिए फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोग जुड़े रहें, बने रहें, बस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए यूपी बीएड से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं, या किसी भी अन्य राज्य से बीएड से संबंधित जानकारी चाहिए आप लोग ज़रूर पूछिएगा, जवाब उसका दिया जाएगा। और हमारा जो एक व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 9415768259। क्या 9415768259। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।